ये हमारा लास्ट यूनिट स्टार्ट होता है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में। माइक्रोवेव ट्यूब्स या इसको हम वैक्यूम ट्यूब्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रोवेव ट्यूब्स जो होते हैं ये वैक्यूम ट्यूब्स ही होते हैं जो जनरेट करते हैं या एम्पलीफाई करते हैं हमारी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी से माइक्रोवेव सिग्नल्स को जनरेट या एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। ये सिग्नल्स को ये एक सेकेंड, जो सिग्नल्स की जो रेंज होती है वो 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ होती है। ठीक है, द कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स प्रोवाइड अ हायर एफिशिएंसी। देखो अब हमारे पास थी पहले कन्वेंशनल वैक्यूम ट्यूब्स। फॉर एग्जांपल ये एक वैक्यूम ट्यूब था। अब इसमें जब मैंने माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी दी, हमें पता है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा, तो उस फ्रीक्वेंसी की वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। 3 इश्यूज़ आते हैं, वो तीनों इश्यूज़ हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सेटअप लिखा है इसने कि वैक्यूम ट्यूब कैसे होते हैं। इसमें इसने लिखा है एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, फिर हमारे पास एक हीटिंग एलिमेंट होता है। फिर हम इस हीटिंग एलिमेंट को जैसे ही हीट करते हैं, यहाँ कैथोड पे होते हैं प्लेट्स के ऊपर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही ये हीट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, फिर हमने एक पॉजिटिव बैटरी लगाई। वो अगर देखो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया तो ये वो अट्रैक्ट हो जाएगा इस पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी को, तो यहाँ से ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या हो रही है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जनरेशन ऑफ करंट हो रही है। अब जनरेशन ऑफ करंट किस पे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, उतना तेज़ अट्रैक्शन उतनी तेज़ करंट। तो इट डिपेंड्स अपॉन दिस वोल्टेज वी। अब अगर हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना है, अब हम नहीं चाहते कि हम चाहते फॉर एग्जांपल करंट 1 एम्पियर ही रहे, तो मैंने इतना चार्ज बढ़ाए, इलेक्ट्रॉन्स आते आते जा रहे हैं ना। अगर अब मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक गेट टर्मिनल लगाता हूँ। ये गेट टर्मिनल को हम अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट से कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ ऊपर यही लिख के है। ठीक, अब मैंने अभी कहा जैसे हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी से डील कर रहे हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब कुछ इसमें प्रॉब्लम्स होगी। प्रॉब्लम्स क्या आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कैपेसिटेंस इसमें जनरेट होते हैं। नंबर दूसरी प्रॉब्लम आती है इसमें इंडक्टेंस जनरेट होता है। और तीसरी प्रॉब्लम आती है इसमें ट्रांजिएंट टाइम जनरेट होता है। अब हम देखेंगे ये क्या होते हैं ये तीनों। ठीक है, देखो ये मैंने लिखे है, ये कैपेसिटेंसेस आते हैं, ये इंडक्टेंसेस आते हैं और ट्रांजिएंट टाइम भी आता है। अब हम देखेंगे कैपेसिटेंस। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं, हमें पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके बराबर होती है, वो होती है 1/ओमेगा सी के बराबर। वो होता है 1/ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π/f(c) के बराबर। अब देखो यहाँ से अगर ये एफ डिनोमिनेटर में ये इंक्रीज होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगी। हमें पता है वी किसके बराबर होता है, आई आर। अगर हम इन जनरल देखेंगे वी होता है आई जेड, जहाँ जेड कोई इंपीडेंस होती है। अब यहाँ पे ये इंपीडेंस जो है ना ये रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है। मुझे वैक्यूम ट्यूब से मैं क्या करता हूँ, सिग्नल को एम्पलीफाई, तो मैं एम्पलीफाई की जगह यहाँ पे इसको ये कैपेसिटेंस को रिड्यूस करता है, तो ये मेरे पास एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी होता है। अब यहाँ से कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एप्सिलॉन ए और डी पे। एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है तो इस पे तो नहीं करता है। अब यहाँ से एरिया और डिस्टेंस पे करता है। अब मुझे कैपेसिटेंस को घटाना है तो मुझे एरिया को बढ़ाना है या मुझे डी को एरिया को कम करना है या डी को बढ़ाना है। तो अगर मैं एरिया को कम करता हूँ, मेरी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी डिवाइस की कम होती है, इसीलिए मैं डी को बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, डी इंक्रीज से कैपेसिटेंस रिड्यूस हो गई। ठीक, इसको मैं हाईलाइट भी करता हूँ क्योंकि आगे हमें जब ट्रांजिएंट टाइम पढ़ेंगे ना, ये मैं तब बोलूँगा कि क्या हुआ। अब देखो, अब दूसरा इशू है हमारा इंडक्टेंस का। इंडक्टेंस क्या होती है, इंडक्टेंस होती है, हमें पता है एक्सएल किसके बराबर होता है, वो एल इंटू ओमेगा के बराबर होता है, वो आएगा एल इंटू 2π/f 2π। अब यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल बढ़ेगा, मगर एक्सएल जब बढ़ता है ना वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। क्या बढ़ता है, वोल्टेज ड्रॉप। मतलब अगर मैंने इनपुट वोल्टेज दिया था वी इन, मुझे इसको एम्पलीफाई करना है। इन एक्सएल बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो मेरा मेरा नया वोल्टेज आता है वो आता है वी इन माइनस ड्रॉप ड्यू टू एक्सएल। फॉर एग्जांपल मुझे 10 वोल्ट को एम्पलीफाई करना था 20 में। ठीक, अब ड्रॉप की वजह से क्या हो गया, जो मेरा अब इनपुट है ना वो 8 ही हो गया। अब मुझे 8 को एम्पलीफाई करना है, तो वो अगर मुझे 10 को करा था डबल, अब 8 का डबल हो जाएगा 16, तो मुझे अपनी रिक्वायर्ड एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगी ड्यू टू इंडक्टेंस। तो अब यहाँ पे वही लिख के है, फिर लिखा है जो इंडक्टेंस होता है वो होता है लेंथ डिवाइड बाई एरिया, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो अगर मुझे इंडक्टेंस को कम करना है तो मुझे क्या करना है, लेंथ छोटी करनी है, एरिया बढ़ाना है। सो मैं ऐसी वायर यूज़ करूँगा जो पतली होगी और जो लंबी होगी जिसका और एरिया मोटा होगा। सो लीड्स ऑफ स्मॉलर लेंथ, छोटी लेंथ की मैं वायर लूँगा, मगर उसका जो एरिया है ना, देखो वायर ऐसी भी हो सकती है, ये देखो
ऐसी, और वायर थोड़ी मोटी भी हो सकती है, हमें यहाँ पे मोटी वायर यूज़ करनी है मगर लेंथ में छोटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके हमारी इंडक्टेंस घटेगी। फिर तीसरा आता है हमारे पास ट्रांजिएंट टाइम। ट्रांजिएंट टाइम अभी मैंने देखो कहा यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, इसको यहाँ से निकलने में एनोड से कैथोड तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, उसी को हम बोलते हैं, कहाँ गया, ट्रांजिएंट टाइम। देखो अब आइडियली इलेक्ट्रॉन निकला वो डायरेक्ट कैथोड पे पहुंचना चाहिए, आइडियली टाइम होना चाहिए 0, मगर यह होना चाहिए बहुत स्मॉल एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, सॉरी एज कम्पेयर टू द टाइम पीरियड ऑफ द लाइट, ठीक। मगर अब अगर ये ज़्यादा देखो यहाँ पे मैंने, अब अगर हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी। देखो ये हमारी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये वाली, इसमें देखो टाउ में आ रहा है, ये डिस्टेंस इसकी है, इधर पे हम टाउ कैलकुलेट करें, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी का एक ही साइकिल आ रहा है। मगर अब जब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई ना, देखो ये 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 पोर्शन है ना, इधर पे मेरा ये एक साइकिल और ये दूसरा साइकिल आया, तो इसी टाउ के अंदर अब मुझे 2 साइकिल आ गए। तो लो फ्रीक्वेंसी पे एक साइकिल था, हाई फ्रीक्वेंसी पे डबल हो गया उसका, तो उसकी वजह से फेज शिफ्ट आता है। क्या आता है? फेज शिफ्ट। तो अगर टाउ कम है ना, छोटा है, तब फेज डिले कुछ नहीं होगा, मगर अगर वो कंपेरेबल टू टी हो गया ना, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिले। अब यहाँ पे यही लिखा है लो फ्रीक्वेंसीज पे एक ही साइकिल है, मगर हाई फ्रीक्वेंसीज पे 2 साइकिल है, तो डबल हो रहे हैं साइकिल, उसकी वजह से एक फेज शिफ्ट जनरेट हो रहा है सिग्नल में, जो हमारे लिए अनडिजायरेबल होता है, ठीक है। तो अब हमें पता जो ट्रांजिएंट टाइम होता है वो होता है डी डिवाइडेड बाई वी नॉट। डी होता है डिस्टेंस और वी नॉट होता है स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी होती है ईवी, वो होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से वी नॉट कितना आएगा, ये 2 जाएगा वहाँ, ये एम जाएगा डिवाइड में, इस स्क्वायर का बनेगा रूट, ये बनेगा 2 ई वी डिवाइड बाई एम। तो ये आया ये वी नॉट अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा, सी टाउ कितना आएगा, डी डिवाइड बाई वी नॉट, वो आएगा इसके बराबर। अब यहाँ से जो टाउ है वो डी पे डिपेंड कर रहा है और वो इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब टाउ मुझे क्या, मुझे ट्रांजिएंट टाइम को घटाना है, आइडियली 0 होना चाहिए ना, तो मैं इस डी को घटाऊंगा। देखो मैं इस डी को घटाऊंगा, मेरा टाउ घटेगा, या मैं वी को बढ़ाऊंगा, वोल्टेज बढ़ाऊंगा, मेरा टाउ घटेगा। चलो ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या है, डी को घटाना है तब टाउ घटेगा, और अभी हमने पढ़ा डी को बढ़ाना है, तो यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ हो रहा है, एक बोल रहा है डी को घटाओ, एक बोल रहा है डी को बढ़ाओ, तो कैपेसिटेंस और ट्रांजिएंट टाइम में एक ट्रेड ऑफ हो रहा है, तो यहाँ वही लिखिए, सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कैपेसिटेंस एंड ट्रांजिएंट टाइम, ठीक है। तो ये हमारा वैक्यूम ट्यूब हो गया। अब हमें इसके बाद एक क्रिस्ट्रॉन क्या समथिंग एम्पलीफायर है वो पढ़ना है, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।